हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज ये मेरा सेट नंबर 1 है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो आपके ऑप्शन है महानदी, कोसी, दामोदर और गंडक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के नाम से ही प्रख्यात है, क्योंकि इसमें हमेशा बाढ़ आता है और बाढ़ का पानी ज़्यादा होने के कारण ये अपने मार्ग परिवर्तित कर लेता है। और एक रीज़न है कि यहाँ जैसे कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकल करके बिहार के धरातलीय भूमि पर प्रवेश करती है, और पहाड़ से निकलने के कारण इसकी जो धारा का बहाव जो है वो बहुत तीव्र होता है। जब तीव्र वेग से अगर नदियाँ बहेंगी तो अगर जो मैदानी इलाके में ढीली मिट्टी होती है उसका कटाई छटाई बहुत अधिक करती है। अधिक करने के कारण एक तो इसका गहराई ज़्यादा नहीं हो पाता है, गाद जम जाता है। दूसरा, ये जो अपर्दन लेकर के आगे आता है, मृदा अपर्दन जो करता है कटाव छटाव, उसके मुहाने पे जमा हो जाता है और जमा होने के कारण नदी अपना मार्ग बदल करके फिर आगे बढ़ती है। यही हुआ नदी का मार्ग बदलना। तो इसमें कोसी नदी बहुत प्रख्यात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हो रहे थे उस समय दो वर्गों का उदय था। दो प्रकार के क्रांतिकारी थे। एक वैसे क्रांतिकारी थे उग्र राष्ट्रवादी, और दूसरे थे उदार राष्ट्रवादी। उदार राष्ट्रवादियों का मानना था कि हम अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता है वो उनके साथ रह करके उनका छोटा मोटा विरोध करके ले सकते हैं, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि हम अंग्रेजों से लड़ करके और उनको हरा करके ही अपना स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको जल्दी स्वतंत्रता मिलेगा। ठीक, तो उग्र राष्ट्रवादियों में प्रमुख नेता कौन थे? 3 प्रमुख नेता थे, लाल बाल और पाल प्रमुख नेता थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये उग्र राष्ट्रवादी थे। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाए। गोविंद रानडे उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ठीक, लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ कब था? ये आप याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। आपके ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई। ऑप्शन बी है समझौता होने पर कटुता में वृद्धि हुई। ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण का नीति का आरंभ हुआ। लखनऊ जो समझौता हुआ था 1916 में, उसमें तो था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जहां मुस्लिम बहुल्य है वहां का नेता मुस्लिम होगा, उसी को चुनाव किया जाएगा और वही जीतेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? फ्रेंड्स, इसका आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो के कारण ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम बार शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत है वो आचार्य विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। इसका शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर। आप डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट, 1940 ईस्वी को। फ्रेंड्स, लॉर्ड लिलिथगो के बारे में एक फैक्ट आप और याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है? हाँ, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 आवर्त और 18 वर्ग है। ठीक, जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है।
जैसे ऊपर छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होते चला जाएगा। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक, कि हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। वही अगर यहाँ पर पूछेगी परमाणु के आकार में अगर पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाहिने ओर जाए तो क्या होगा, तो इस स्थिति में घटेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। विसरण मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है फैलना, यानी कि फैल जाना। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। जो धूलकण है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वायुमंडल में जो धूलकण रहती है उस पर अगर सूर्य का रोशनी पड़ता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे को बिखेर देता है, एक दूसरे को फैला देता है रोशनी को। यही मेन रीज़न है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था। आपके ऑप्शन है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय, लिबरल पार्टी। तो आपके सही आंसर है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीता था। और वो किस सदन में चुन करके गए थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे भारत में जो संसदीय प्रणाली है द्विसदनात्मक है, उसी तरीके से यूके में भी द्विसदनात्मक है। एक तो है हाउस ऑफ लॉर्ड, और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है भारत के लोकसभा के समकक्ष है, और हाउस ऑफ लॉर्ड है वो भारत के राज्यसभा के समकक्ष है, ठीक। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के ही समय भारत पर हुर्नों का आक्रमण शुरू हो गया है। इसका अगर हम बात करें कि इसकी पता कैसे चलता है कि हुर्नों का आक्रमण हुआ, तो एक स्तंभ लेख है। क्या स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। इसी में इसका उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल पर ही भारत में प्रथम हुर्नों का आक्रमण हुआ था। उसी में दोनों, और विजय कौन प्राप्त किया था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या किए थे, हुर्नों को मार करके और फिर भगा दिए थे वहाँ से। नेक्स्ट कुमारगुप्त के बारे में अगर हम जाने तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इनके सिक्का पर, काफ़ी सिक्के पर इनके बीना बजाते हुए मुद्रा को प्रदर्शित किया गया है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और ऐहोल अभिलेख भारत का प्रथम ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में का ये अभिलेख है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और आप एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। आपके ऑप्शन है ऐवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है, आपको बताना है किस शाखा से। ऑप्शन है महायान, हीनयान, ब्रजयान, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स महावस्तु जो है गौतम बुद्ध के जो शाखा है वो महायान शाखा से संबंधित है, तो वही आप याद रखेंगे। और याद क्या रखना है, बहुत आसानी है, ये महावस्तु स्टार्टिंग में भी महा, इसमें भी महा, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी जो कहाँ है, यूपी में है। यूपी में आगरा से यही लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में पूरा एक शहर बसा दिए थे अकबर, लेकिन वहाँ पे जल संचय का अच्छा नियम न होने के कारण ये शहर
यानी कि वैसा के वैसा ही रह गया, उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के ही शासनकाल में तानसेन हुआ करते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। आपको ये बताना है कि तानसेन का नाम क्या था। बहुत बार पूछा है कि इनके, क्योंकि तानसेन उपाधि है, ठीक, और इनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है किस देश में स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा पोर्ट है। भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? आपको सही चुनना है। तो आप पहले देशांतर रेखाओं के बारे में बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ये है आपका नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। अगर इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पोल से पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक, देशांतर रेखा। और जो सीधे यानी कि पैरेलल जो रेखाएं होती है विषुवत रेखा के, वो सब क्या होती है? वो सब होती है अक्षांश। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है? देशांतर के बारे में, ठीक। देशांतर, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होते हैं। क्या आपको अक्षांश रेखाओं के समानांतर दिखाई दे रहा है? ये तो पैरेलल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी संख्या 180 है। अगर एक एक डिग्री पे खींचा जाए तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो एक एक डिग्री पे खींचेंगे अगर तो 360 रेखाएं बनेंगी। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। क्या देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित कर रही है? ये पता चल रहा है इसे दूरी, तभी से पता चल रहा है। देखिए एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो इस नहीं पता चल रहा है, दूरी को प्रदर्शित नहीं करता है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। आप गौर से देखिए, दोनों पोल से पोल को मिलाता है, ठीक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है? इसके विषुवत रेखा पर बीच में जो होता है सबसे ज़्यादा दूरी होता है। तो ये आपके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर खींची गई पहाड़ियाँ का सही अनुक्रम कौन सी है? आपको अनुक्रम बताना है, ठीक। इसमें कौन कौन पहाड़ियाँ? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावद पहाड़ियाँ और अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। ये सब दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। हम जानते हैं कि पश्चिम के तरफ, एक सेकेंड पेन चेंज कर लें, दक्षिण के साथ जो है इधर हम लोगों को है पश्चिमी घाट, ठीक, और पूरब की तरफ क्या है? पूर्वी घाट। पूरब की तरफ पूर्वी घाट, जो जहाँ दोनों मिलती है वहाँ पे क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये तो सबको पता होता है। और इसी के जस्ट नीचे क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक। अन्नामलाई की ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब हमसे क्या पता चल रहा है? ऊपर से नीचे के क्रम में पूछा है क्या? तो नीलगिरी के बाद आएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी के बाद, तो यहाँ आप देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ के बाद क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये भी हो सकता है। अन्नामलाई के बाद नीलगिरी। और देख लेते हैं, जैसे नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ है? नल्ला मलाई पहाड़ी पूर्वी घाट में ही पड़ता है। यहाँ पे क्या है? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। उसके बाद जावड़ी पहाड़ियाँ कहाँ है? जावारी, जवादी पहाड़ियाँ। जवादी पहाड़ियाँ भी इसी में है। तो आप क्रम देख सकते हैं, पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, इसमें अन्ना मलाई है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नल्ला मलाई जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है।
जावत पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ये भी इसका अधिक हिस्सा तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? अगर कोई भी यौगिक है, जैसे H2SO4, कोई भी यौगिक है, इसका पूरा का ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछे तो वो 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? आपके ऑप्शन है जढोल, मरुस्थलीय भूमि, लेटेराइट और रेंगूर और या काली मिट्टी। आपके सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसमें लौह मात्रा अधिक हो जाता है। अगर लोहे की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से उपजाऊ नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में भी काम करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यह एक कण प्रकृति की है। ये तो हम जानते हैं कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति के रूप में काम करता है। यह ऊर्जा का एक रूप है। हाँ है, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस जो होता है, आपके ऑप्शन है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और मल्टीप्लेक्सिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किण्वन। किण्वन जो प्रक्रिया है वो क्या करता है? ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है। किण्वन में बेसिकली ये होता है कि इसमें कुछ सूक्ष्म जीव होती है, अगर उसको जटिल कार्बनिक यौगिक में डाल दिया जाए तो वो इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।